सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, सेहत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपकी सेहत अगर अच्छी है तो सबसे बड़ा धन आपके पास है। और यूं कहते हैं कि भाई सेहत गई तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ चला गया। ये बात तो है। और वैसे भी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जाहिर है कि अगर आपके मन को, मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखना है तो एक स्वस्थ शरीर का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और तभी हम कुछ सोच सकते हैं अपने भविष्य के बारे में या विकास के बारे में। हाँ, वैसे सेहत से खिलवाड़ तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं लेकिन एक बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन दरअसल हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे होते। यानी कि आज हम इस दिशा में बात करेंगे जो हम सेहत के लिए बड़े सतर्क होकर जो बढ़िया बढ़िया वाली दवाएं लेते हैं ना, सप्लीमेंट, वो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी। और आज भाई धारावाहिक नेत्री भी तो सुनना है। हाँ बिल्कुल, धारावाहिक नेत्री भी और साहित्यकार इंदिरा गोस्वामी जी जो है उनके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं, है ना। और साथ में प्यारे प्यारे गीत होंगे जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आते हैं। इंदिरा गोस्वामी जी एक ऐसी साहित्यकार हैं, मतलब रही हैं, जिनकी जो साहित्य की अगर हम बात करें तो किसी नाम की मोहताज नहीं है, अपने आप में सशक्त हस्ताक्षर। और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, लघु कथा संग्रह, अध्ययनशील लेख लिखे जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों का दर्द दिखाई देता है। बिल्कुल। और इंदिरा जी का जन्म 14 नवंबर 1942 को गुवाहाटी, आसाम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिलोंग में हुई और बाद में आगे की शिक्षा टीसी गर्ल्स हाई स्कूल और कॉटन कॉलेज गुवाहाटी विश्वविद्यालय से उन्होंने पूरी की। बिल्कुल। और उनकी लेखन प्रतिभा के दर्शन मंजू बस 20 साल की उम्र में ही दिखाई देने लगा, जब 1962 में उनकी लघु कथाओं का पहला संग्रह चिनाकी मोरोम प्रकाशित हुआ। उस समय वो छात्रा थी, यानी शिक्षा का क्रम अभी चल ही रहा था, और वही बाद में देश के चुनिंदा प्रसिद्ध समकालीन लेखकों में से एक बन गई। बिल्कुल। और इंदिरा जी का विवाह 1966 में माधवन रायसम अयंगर से हुआ, लेकिन विवाह के केवल 1.5 वर्ष के बाद ही एक सड़क दुर्घटना में माधवन जी की मौत हो गई। इस घटना से इंदिरा जी पूरी तरह टूट गई। उन्हें इस सदमे से उबरने में काफी वक्त लगा, क्योंकि वाकई सदमा बहुत गहरा था और मुश्किल तो था। और आई जरूर वो सदमे से बाहर एक लेखिका होने की वजह से, लेकिन बहुत गमजदा रहीं। और ये तकलीफ जो थी उनकी, जो दर्द था उनकी जिंदगी का, वो आप लेखन में सहज ही महसूस किया जा सकता है। कुछ समय के लिए वो वृंदावन में भी रहीं इस दर्द से उबरने के लिए, या यूं कहें कि अपने मन को संयत करने के लिए, मन की शांति के लिए वृंदावन गई। और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपनी जीवनी में भी किया है। और वृंदावन में उन्होंने मानवीय जीवन को बहुत नजदीक से देखा, समझा। जी। और गहरे अवसाद से पीड़ित इंदिरा जी ने वृंदावन में रामायण काल के साहित्य पर शोध शुरू किया, और ये वृंदावन ही था जहां उनकी सामाजिक चेतना को उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति मिली और वो एक प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में उभर कर सामने आई। रामायण काल का गहन अध्ययन उन्होंने किया और 2 उपन्यास लिखे मंजू, नीलकंठ व्रज और रामायण फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र। इसके बाद वो दिल्ली आई और वहाँ उनकी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में नियुक्ति हुई और वो असमी विभाग की प्रमुख बनी। इंदिरा जी। और इंदिरा गोस्वामी को वर्ष 2000 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें असम साहित्य सभा पुरस्कार भी मिला और उनकी किताब रामायण गंगा टू ब्रह्मपुत्र के लिए फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया और ये पुरस्कार उन्हें 1999 में दिया गया। विपरीत परिस्थितियों का जो प्रभाव मंजू उनके मन पर हुआ, तो उन्होंने अपने एक उपन्यास में अभिव्यक्त किया है जिसका नाम है दाताल हातिर उनेस खोवार होवदा। ये असमी भाषा में है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में तकलीफ होती है। हाँ, वैसी है। इस किताब पर फिल्म भी बनी जिसका नाम है अदाज्य। और इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता
यानी कि सोचो कि जो उसकी पृष्ठभूमि थी कितनी सशक्त थी, या जो कहना चाहिए प्लॉट जिसको कहते हैं हम लोग, कितना सशक्त था विषय उसका, इसे आधुनिक असमी साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बिल्कुल। और इंदिरा जी को साल 1942 में ममोर धोरा तारोवल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में अहिरोन, चेनाबर स्रोत, दसारी थर खोज तथा उदयभान चरित्र ये शामिल हैं। और 2002 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आधा लिखा दस्तावेज, ये उनकी आत्मकथा है। उनके जीवन पर वर्ड्स फ्रॉम द मिस्ट नाम से एक फिल्म भी बनी है। और उनकी प्रतिष्ठा की चमक के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मानद प्रोफेसर का दर्जा दिया गया था और उन्हें डच सरकार का प्रिंसिपल प्रिंस क्लाउस लाउरेट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें 2008 में दिया गया था। और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने साहित्य सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत जोर दिया। जाहिर है कि उन्होंने बहुत कहना चाहिए कि संघर्ष भी किया होगा जो उनके जीवन में घटित हुआ उसकी वजह से। और ये जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी का परिचय उनके आत्मकथानक उपन्यास द अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम संघर्षों पर रोशनी डाली है। और नवंबर 2011 में उन्होंने इस असार संसार को अलविदा कहा और पीछे छोड़ गई असमी साहित्य का खजाना हम सभी के लिए। और अगर वैसे अगर किसी को असमी भाषा नहीं आती हो तो उनके बहुत सारे उपन्यासों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं। और जो इसमें लिखा है ना कि उनका जो उपन्यास है द अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत खुलकर बातें लिखी है। ऐसी कई सारी बातें जो लोगों को पता नहीं थी कि जब वो बहुत ज्यादा अवसाद में थी, जब उनके पति का निधन हुआ तो उनके दिल पर क्या क्या गुजरी और किस वजह से उन्होंने यहाँ तक कि कभी कभी आत्महत्या के ख्याल भी उनके मन में आने लगे थे, तो इससे भी वो किस तरह से उबर कर बाहर आई, इन सब विषयों पर भी उन्होंने खुलकर लिखा है अपनी किताब में। ये बहुत बड़ी बात है। अपने इन अवसादों को, जो कि यूं कहना चाहिए कि कमजोर दिखाई देते हैं, कहीं कहीं अगर हम देखें तो कहें क्या कोई इतना कमजोर हो सकता है कि आत्महत्या की तरफ चला जाए, तो लेकिन फिर भी उसका उन्होंने उजागर किया, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कितनी सशक्त थी। और एक बात और है, जैसे इन्होंने लिखा कि वृंदावन में गई, तो आप ये समझिए कि मंजू, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें ये सबक देता है कि कितना भी अवसाद हो, आप इस तरह से, आपको कैसे आत्म शांति मिलेगी, आप इसके बारे में विचार करें और प्रयास करें उससे निकलने का। सोचो, असम से वृंदावन आना कोई आसान सी चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जहां से उनको सचमुच शांति मिलनी थी और मिल गई, तभी उन्होंने इतना सृजन किया। और ये रामायण काल के जिन विषयों पर उन्होंने शोध किया वृंदावन में जाकर, उन्हीं विषयों पर उन्होंने पीएचडी भी की। तो देखिए, हालांकि हालात इतने खराब थे लेकिन फिर भी उसमें से उन्होंने अच्छे कार्य के लिए एक राह निकाली। तो ये बात उनकी बहुत प्रेरणादायी है, जिससे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम अपने आप को व्यस्त करें और कुछ, अगर आपकी रुचि है कहीं आध्यात्म में या ऐसे आत्मचिंतन में, किसी भी चीज में, ध्यान में, योग में, किसी भी ऐसी चीज में जहां सच में आपको आत्मिक शांति मिले, उसकी तरफ उन्मुख होना चाहिए, न कि हम बस सिर्फ उलझते रहे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जीवन में घटी हुई घटनाओं को, अच्छी बुरी सभी तरह की घटनाएं होती, लेकिन अगर उनमें जकड़ कर हम रह जाते, उन्हीं को पकड़ कर जब बैठ जाते हैं, तो आगे बढ़ने की सारी राहें बंद हो जाती। और उन राहों को अगर खोलना है तो मन की उलझनों को, मन की बातों को हमें थोड़ा खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, धीरे धीरे
रेणु जी, अनुपमा फिल्म का ये गीत हमने सुना और सचमुच अगर किसी के आने की आहट अगर होती या एक अंदेशा होता है ना तो मन मचल नहीं लगता है, जैसे अभी हमारा भी मन मचल रहा है कि भाई नेत्री में अभी कौन आएगा। भाई देखो ऐसा है ना कि मन मचलने तो लगता है और हमें हंसी इसीलिए आ रही है कि सारा दोष जो है ना हम लोग अपने जो सब विचारों का है मन को दे देते हैं। मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा ये है, 2 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। लेकिन यही मन जो है वही हमें अच्छे भी काम करने की प्रेरणा देता है। हाँ, लेकिन उसकी तरफ गौर लोग कम करते हैं, बाकी बातों की तरफ कुछ भी बात होती है तो मन को दोष देने लग जाते हैं। अरे क्या करें, हमारा मन ही ऐसा है, मन में यही विचार आया, मन में यही ख्याल आया, लेकिन अच्छे मन में रुकता ही नहीं है ये सब खाने से। बाजार का खाना है, घूमने का मन कर रहा है, अरे भाई अच्छी तरफ मोड़ना जो है वो थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसे और मन को कंट्रोल करना काफी हद तक हमारे हाथ में होता भी है रेणु जी। काफी हद तक हमें लगता है कि 100% है। हाँ होता है 100%, लेकिन 100% कोई भी बात कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कम से कम 80-90% तो हम उसको खींच कर ले जा ही सकते हैं। तो उतना अगर कंट्रोल अगर हमने कर भी लिया तो 10% तो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, चल जाता है। भाई चलो ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मन की जो बात है वो सारी चीज जो है उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य, हमारा सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। या यूं कहें कि हमारा अनुशासन या दिनचर्या, ये सब कुछ मन पर ही निर्भर है। हाँ। तो क्योंकि हम बड़ी अच्छे से समय सारणी बनाते हैं और वो सब फेल हो जाती है सुबह उठते ही, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा मन को अपने काबू में रखिए कि जो हमने समय सारणी बनाई है उस पर टिके रहें, उस पर अडिग रहें, और अगर उसको आपने फॉलो किया, उसको अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो भाई ये सप्लीमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जिंदगी आगे चलती रहेगी। लेकिन ऐसा है ना मंजू कि आमतौर पर लोग कहते तो यही है कि नहीं अरे अब 40 के हो गए, विटामिन वगैरह ले लिया करो, मतलब ये जो है विटामिन B12 तो जरूर ले लिया करो, कैल्शियम भी जरूरी है, विटामिन D भी जरूरी है। एक बार तो ये नहीं समझ में आता कि क्या क्या ले लें। यही तो आकर के बात गड़बड़ हो जाती है और हम ये चाहते हैं कि ये गड़बड़ ना हो, इसीलिए आज हमने ये विषय चुना है कि सेहत से खिलवाड़ ना करें। लेकिन उस विषय पर हम थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में एक बात और जरूर कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें जैसे योग में और प्राणायाम में जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि लगता तो हमें है कि चलो ये हमारे श्वसन क्रिया को मजबूत कर रहे हैं, तो इससे शरीर को मतलब अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से शरीर को क्या फायदा होगा, या विटामिन कैसे छोड़ सकते हैं, इससे तो बस सांस ठीक हो रही है। हाँ। या हमारा मतलब सब कुछ हो नहीं रहा है, बस इससे सांस ठीक हो रही है। आप ये सोचिए कि जब सांस सही होगी, ऑक्सीजन सही जाएगा, तो हमारे जो शरीर में रक्त है, खून है, वो शुद्ध होगा ठीक से, तो पाचन सही होगा, तो जो भी चीजें हम जो खाने में ले रहे हैं सामान्य रूप से वो ठीक ठाक पूरी तरह से 100% शरीर में लगेगा, उसके पोषक तत्व तो आप स्वस्थ रहेंगे।
अवशोषित रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और वैसे भी ये कहा जाता है कि सब बीमारियों की जड़ है हमारी कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तब वो बीमार हो जाती है। इसीलिए तो ना कि भाई आपका रक्त शुद्ध होगा, फिर आपका सब कुछ उस हिसाब से संयमित हो जाएगा। तो चलिए हम सप्लीमेंट की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नेत्री कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और सुनते हैं शाइना एनसी के साथ। खेल हो या अभिनय या फिर राजनीति, महिलाओं ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है और बुलंद हौसलों के साथ देश सेवा में लगी हुई है। एक महिला की भूमिका निभाना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसके चलते महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपने पहचान बनाने वाले महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद है। चर्चा शुरू करने से पहले हेमा जी के सफर की एक छोटी सी झलक। एक जबरदस्त अभिनेत्री, नृत्यांगना और राजनेता के रूप में लोगों के दिलों पर राज करने वाली हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु के अम्मकुंडी में जया लक्ष्मी चक्रवर्ती और VSR चक्रवर्ती के घर हुआ। हेमा मालिनी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई चेन्नई में ही हुई। फिर कुछ वक्त इन्होंने अपने पिता के पास दिल्ली में बिताया, जहां वो काम किया करते थे। हेमा मालिनी ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। उनकी मां, जो कि खुद एक फिल्म निर्माता थीं, वो चाहती थीं कि हेमा मालिनी आगे जाकर एक बहुत बड़ी डांसर और एक जबरदस्त अभिनेत्री बने। हिंदी फिल्मों में आने से पहले हेमा मालिनी कुछ तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत सपनों के सौदागर से की और साल 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम की अपार सफलता के बाद हेमा मालिनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ड्रीम गर्ल बनकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने लगी। साल 1980 आते आते बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से हेमा मालिनी ने शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और हाना देओल। अगर हम इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो इन्होंने 1999 में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर चुनाव में विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया था। 2003 आते आते हेमा मालिनी को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 2003 से 2009 तक हेमा मालिनी राज्यसभा सदस्य रहीं। 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। मथुरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का हेमा मालिनी के प्रति विशेष स्नेह रहा है। 2014 में वो मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य बनी। 2019 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर उन्होंने मथुरा लोकसभा सीट पर जीत हासिल की और कांग्रेस के महेश पाठक को 6,36,367 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। हेमा मालिनी जी का सफर काफी दिलचस्प रहा है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। नमस्कार हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू, और हम थैंक यू सो सब मच। जानते हैं कि आपका योगदान कितना रहा है फिल्म जगत में 50 साल के ऊपर, और सक्रिय रूप से राजनीति में भी अभी क्या ऑलमोस्ट 20 साल हुए हैं। यस। ये ट्रांजिशन क्यों, कैसे, और क्या ये एक इनर कॉलिंग था कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर इट वाज जस्ट द रोड दैट लाइफ चोज फॉर यू? मैं यही कहूँगी कि मैंने मेरे लाइफ में कुछ भी डिसाइड किया ही नहीं। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती गई उसको मैंने अपनाया और आगे बढ़ती गई, एक से दूसरे में, तीसरे में, लाइक दैट ऑटोमेटिकली जैसे जैसा मौका आया मैं उसे अपनाया और आगे गई हूँ। तो अभी पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही हुआ था, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे इसमें आना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों? आप आए, आप राज्यसभा के सांसद बने, फिर आप सभी जानते हैं कि आप दक्षिण से हैं, मुंबई में आपका करियर रहा, और फिर इलेक्शन आप लड़ते हो मथुरा से। तो क्या वोटर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होता है कि ये कहां से कहां हमारे क्षेत्र में आई है? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जी, संक्षेप में अगर आप बताएं। जानना चाहेंगे तो आई थिंक 2-3 घंटा लग जाएगा बताते बताते। बट मैं फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम करती रही, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद भी मैं बिजी रही, मेरे नृत्य में भी और फिल्मों में भी। जी। तो उन दिनों में भारतीय जनता पार्टी आ रही थी अच्छी तरह से, तो हमारे सांसद, हमारे कॉलीग विनोद खन्ना जी जो गुरदासपुर से खड़े थे, जी, तो वो चाह रहे थे कि मैं आके कैंपेन करूं। तो मैंने बोला कैंपेन क्या होता है, क्या करना है मुझे, मैं तो कभी गई नहीं, क्योंकि कभी कभी some other party people used to call me, so I used to avoid. I said no, I don't want to come anywhere. So किसी public meeting और कहीं पे गई नहीं, सिवाय I perform on the stage or I'm in the films, that's it. No public functions and all. ये पहली बार कुछ पब्लिक में जाना है, आपको बोलना है, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने बोला पहले नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना ही नहीं है ये। मेरी मम्मी थी तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, तुम्हें जाना चाहिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तुम्हें, यू शुड यूज इट, यू मस्ट गो। सो आई सेड बट व्हाट विल आई डू देयर, मुझे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें। विनोद खन्ना जी ठीक है, ही इज माय कॉलीग, हमारे साथ काफी फिल्मों में काम किया है। फिर मम्मी ने बोला नहीं, इधर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, he is there, Advani ji is there, so she was very fond of all of them and also the party, BJP party से। तो मैंने पूछा फिर ठीक है, अगर मैं जाऊं तो क्या बात क्या करूंगी, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा स्पीच भी लिख के दिया। she was very good in Hindi also, ना? So she wrote it and gave it me, so which I started using it in the campaign for विनोद जी and कविता जी, दोनों थे साथ में। तो मैं बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि अचानक कुछ पता नहीं 5-10 हजार के करीब लोग हर जगह पे, and I'm not used to, so when I perform a dance show or anything, it is 1000 then 2000 के करीब होंगे। इतने लोग आके देखा तो थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन विनोद जी ने हमेशा बोला कि जब मैं भाषण दूंगा पहले तो you just listen to that and then follow, don't get scared, so he encouraged me so much, you know, so sweet of him। तो फिर एक एक्सपीरियंस हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें तो यू आर गुड एंड देन यू मस्ट कम इनटू राज्यसभा। आई सेड नो 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 नो, आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस, मुझे नहीं, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। नो, ही देन आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड, आई वाज ऑफर्ड, सो दैट्स व्हाई आई केम टू राज्यसभा। तो 2003 से 2021 आपने राज्यसभा देखा है, लोकसभा देखा है, और आपके क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि नाउ यू आर अ थॉरब्लेड फुल पॉलिटिशियन, जहां आप कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कि सिस्टम क्या है, लेजिस्लेशन कैसा बनता है, लोगों को उनकी निजी जिंदगी में परिवर्तन आप ला सकते हैं, और कैसे ला सकते हैं? ये सब मैंने नहीं सोचा, बिकॉज ऑटोमेटिकली पीपल आर देयर टू गाइड करते जाते हैं और हम कर लेते हैं। मेरे मन में यही बात आई जब मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, तो लोग गरीब हैं एंड उनके बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। तो ये देख के मुझे बड़ा खराब लगा, और मुझे लगा कि माय मदर आल्सो यूज्ड टू से सी दिस इज द बेस्ट मौका फॉर यू टू डू सम सेवा फॉर द पीपल। आज तक तुमने जो नाम कमाया, यू नो, पैसा कमाया है, दैट्स फाइन बिकॉज पीपल हैव लव्ड यू, सो टू दोज पीपल तुम्हें जाकर तो उनके लिए कुछ करेगी काम,
तो बहुत अच्छा लगे. इट इज वेरी गुड थिंग फॉर यू, मस्ट डू इट. So and then I when I went to Mathura and saw lot of things were not in order. So I said ये ऐसा क्यों है? And ऐसा और अच्छा हो सकता है. लोग उदाहरण के तौर पे जबरदस्ती ऐसी स्थिति में क्यों जी रहे हैं? उदाहरण के तौर पे मथुरा में क्या सही नहीं था तब? कैंपेन करने के टाइम पे भी गांव-गांव में ले जाते हैं, विलेजेस. So when I see all the villages, of course we go for shootings and all, that's a different thing. But we specially go for this purpose. तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा कि the way they are living, रोड अच्छा नहीं है, सब लोग बोलते हैं पानी नहीं है यहाँ पे. मथुरा में ये these are the main problems, you know. Then I used to wonder कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, खारा पानी है, तो why this is not provided by the government? And then why the roads are not made well? And then बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए तकलीफ होता है, इतना कुछ नाला बीच में इतने कीचड़ हुआ है. And then the महिलाएं वहाँ के बोलती थी कि बच्चों को स्कूल जाने को तकलीफ होता है, बाइक में जाने को तकलीफ है. So then I realized, then I started told my प्रतिनिधि जो हैं उनसे कहा ये सारा काम जितना हो सके करो, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी समय समय पर मिलकर बहुत सारा काम करवाया. मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और आप आपके नृत्य के माध्यम से भी, आपके डांस के माध्यम से भी काफ़ी कुछ किया है आपने इस कल्चरल क्षेत्र में. क्या आपको लगता है कि मथुरा को एक कल्चरल हब बनाने की आवश्यकता है? बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स मैं बहुत सारे डांस शोज वगैरह करती रही, भगवान कृष्ण के ऊपर भी किया. कृष्ण के ऊपर करने का यही मकसद था कि आई एम कनेक्टेड, अटैच्ड टू इस्कॉन जी, प्रभुपादा जी का जी. जो ये है उनके हरे कृष्णा हरे रामा, उसमें मैं कनेक्टेड हूँ. तो उनके लिए बहुत सारे डांस शोज मैं करती रही हूँ, हर जन्माष्टमी में किया. वो इसलिए किया कि जब मैं मथुरा आके देखा वृंदावन में, वहाँ के डिवोटी ने सारा जगह मुझे वृंदावन मथुरा सब जगह ले जाके सब दिखाया कि ये सिर्फ कृष्ण का स्थान है. देखो, दीज आर द प्लेसेस कृष्णाज चाइल्डहुड, ऑल दोज थिंग्स जिन्होंने किया है ना, लीलाएं जो रचाई वो सब दिखाया उन्होंने. तो दैट आई गॉट वेरी फैसिनेटेड. एंड देन उसको पूरा मैंने एक डांस बैले में तैयार किया. राधा कृष्ण बैले बनाया, देन यशोदा कृष्ण किया, लाइक दैट द्रौपदी, लाइक मीरा, ऑल दिस बैलेस वर मेड after I went to Vrindavan. When I saw, then and basically क्या है, I am a Vaishnavite. तो मेरे घर में भी ये संस्कृति है, ये संस्कार दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण का डिवोटीज हैं हमारे पूरे परिवार में. तो नृत्य भी जो करती रही बचपन से, वो भी पूरा कृष्ण के ऊपर, यू नो. तो यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द लॉर्ड. एक ढंग से ये आपका भाग्य भी हो सकता है कि आप एक कृष्ण भक्त होने के नाते मथुरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो देखा है उससे आप आज परिवर्तन भी ला रहे हैं और आप करते जाएंगे. क्योंकि ये आस्था धर्म एक तरफ है, संस्कृति सभ्यता एक तरफ, और आपका कंस्टिट्यूंसी जो है खासतौर से रूरल है. तो वो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए और किसान जो वहाँ उपस्थित हैं उनके लिए कुछ योजना है जो आपको लगता है कि आपको उनको समझाना चाहिए या उनके लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बहुत कुछ मैंने भी किया है ब्रजवासियों के लिए. मैं तो उनको बोलती हूँ, वहाँ पे बहुत कास्ट का सब बोलते हैं, ये ब्राह्मण का है, ये ऐसा है, ये ठाकुर है, ऑल दिस थिंग दे कीप सेइंग. लेकिन जब से मैं गई हूँ, मैं बोलती हूँ आप सब मेरे लिए ब्रजवासी हो जी, भगवान कृष्ण के ही उसमें आए हुए आप लोग हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए हेल्प करना है. तो महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ अभी हमारी सरकार ने जो भी किया है फॉर द फैसिलिटी वेलफेयर के लिए, वो बहुत ही बढ़िया, वो सब वहाँ पे स्प्रेड होता है. सब बहुत कुछ महिलाएं बहुत खुश हैं वहाँ पे. जब किसान का जब प्रॉब्लम हुआ था, जब ओले वृष्टि हुई थी तो बहुत सारे नुकसान हो गया था. तो उस वक्त आई एम द वन हु टुक ऑल द फार्मर्स, सबको लेकर मैं दिल्ली में अरुण जेटली जी से मिलाया, क्योंकि उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर से, उनसे कहकर उनका जो भी तकलीफें थी उन सबको सॉल्व करने के लिए बोला. तो आज तक वो हमारे ब्रज के जितने भी किसान हैं, दे आर सो थैंकफुल टू मी
दैट मैडम हेमा जी हमें लेकर गया था, आप हमारे लिए ये। सो एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होता तो मेरे पास आके सब बोलते हैं और मैं समय समय पर उनको बहुत हेल्प करती रहती हूँ। तो आप इस रोल को भी निभा रहे हैं, इस किरदार को भी निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, खास तौर से महिलाओं के लिए। क्या ये सही रहा है आपके लिए, या आपको लगता है कि आप समझ गए एंड यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ऑन? मैं इतना वैसे कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, मैं मेरे क्षेत्र से कनेक्टेड हूँ। आई जस्ट वांट टू हेल्प माय पीपल। मेरा मकसद सीधा वही है और कुछ भी नहीं है। मुझे ये हासिल करने का शौक नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ बन जाऊं, राजनीति में तो ये बहुत बड़ा स्थिति मैं हासिल कर लूं। इन सब की मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा कभी आती ही नहीं है, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई वांट टू रिमेन एन आर्टिस्ट, बट आई वांट टू हेल्प पीपल। सो आई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई गॉट दिस मथुरा एज अ एमपी। तो इस एमपी बनकर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कर रही हूँ। अभी मुझे ये मौका मिल रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि वृंदावन, मथुरा जो है, एंड ऑल्सो नंदगांव, बहुत सारे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के ब्रज के, वहाँ सब डेवलप कराना चाहिए, क्योंकि सब इतने सो मेनी डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं देखने के लिए। तो उनको क्या मिलता है देखने का, सिवाय मंदिर के और कुछ भी नहीं। बट लीला स्थलियों के एक एक को उभार कर लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो है, जो योगी जी ने बनाई है, वो उसके अध्यक्ष करते हैं। तो उसमें मिलकर मैं बहुत सारे ब्रज भाषा, ब्रज कल्चर को लेकर आने के लिए अभी हम लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। हेमा जी, आपके सामने हमेशा दिग्गज नेता रहे हैं और 2014 में आप 3 लाख वोट से जीत के आए, 2019 में ऑलमोस्ट 3 लाख से वापस आप जीत के आए। तो आप इसका श्रेय किसको देंगे? आपके मेहनत को, आपकी पार्टी को, आपके नेतृत्व को, या आपके संगठन जो वहाँ उपस्थित हैं मथुरा में? डेफिनेटली द संगठन बहुत मेहनत किया उन्होंने। पहली बार जब इलेक्शन लड़ने को हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने मुझे हेल्प किया, हमारी पार्टी के लोगों ने। और उस वक्त तो इतना मोदी जी का लहर था ना, तो हमारे प्रधानमंत्री का, तो उस लहर में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। एज हेमा मालिनी द आर्टिस्ट, उनका भी लहर था। तो मथुरा वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद में जो इलेक्शन लड़ी और उसमें भी मैं जीत के आई, तो वो पूरी तरह से मैंने जो जो काम किया उसके ऊपर से। अगर आगे भी मुझे लड़ना हो तो अभी और भी मैं जो काम कर रही हूँ और करने वाली हूँ, उसके ऊपर से अगर लोग चाहेंगे तो मैं जरूर वापस वहां रहने के लिए तैयार हूँ। तैयार हैं आप? हेमा जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपके चाइल्डहुड में परवरिश कैसे हुई, और क्या आपको लगा जब आप छोटे थे कि आप एक फिल्म स्टार बनेंगे या एक नेत्री बनेंगे, या फिर कहानी में कहीं आपको लगता है कि भाग्य ने ये पूरा रास्ता जो है आपके लिए दिखाया है? देखिए, कोई भी जब बच्चा पैदा होता है वो मालूम नहीं पड़ता कि ये आगे क्या करने वाला है जी। तो नेचुरली लाइक दैट। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। माई मदर वॉज वेरी डिटरमिन्ड। उनको बहुत ही ये था कि बेटी होगी और बेटी होनी चाहिए, और उसका नाम मैं हेमा मालिनी रखूंगी और उसको मैं डांस सिखाऊंगी। अभी ये पता नहीं कैसा सोच लिया उन्होंने, और उसके हिसाब से मेरा लाइफ बदलता गया जी। और जैसा डांसर बन के मैं काफी नाम कमाया। मैं पहले दिल्ली में ही थी, इधर से ही शुरुआत हुई है मेरा पूरा जीवन। यहीं पे स्कूलिंग किया है, इधर सब डांस क्लासेस भी इधर ही जाती थी। देन उसको डांस को और डेवलप कराने के लिए चेन्नई गए, तो मेरा डैडी ट्रांसफर करके उधर गए। तो देन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माई डांस। उसके बाद वहीं पे फिल्म, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है साउथ में, तो साउथ के प्रोड्यूसर्स आके मुझे अप्रोच करने लगे टू एक्ट इन फिल्म्स। सो दैट इज हाउ आई केम इनटू फिल्म इंडस्ट्री। सो ऐसे फिल्म में करते करते अभी पॉलिटिक्स में आ गए। कोई रिग्रेट्स? No regret. I am very happy that I got everything, because God has blessed and He has given me all the best things to me, and I am very thankful to Him that everything I got. आप जब डांस नहीं कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स, या फिर आप जब मथुरा में नहीं हैं, तो आपके हॉबीज हैं क्या? अभी देखिए, जो हॉबी जो भी है वो सब बहुत ही सब उभर कर आया है लॉकडाउन में। थैंक्स टू दैट कोरोना बहुत बहुत अच्छी तरह से एक समय मिला। मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ मिल के रहूं, और जो जो नहीं कर पाए वो करूं मैं, क्योंकि बहुत दिन हुआ रेस्ट नहीं किया था। वो बहुत खूब रेस्ट लिया और बहुत एक्सरसाइज किया।
and a lot of things I learned and a lot of music I learned, क्योंकि मेरा जो डांस टीचर जो है वो वहाँ पे थे टैंजूर में, उनसे कुछ सीखा मैंने बहुत दिनों के बाद। और म्यूजिक भी मेरा एक हिमाचल में रहने वाले उनसे म्यूजिक सीखा, एंड लॉट ऑफ म्यूजिक एल्बम भी मैंने बनाई थी इन दिनों में। सो ये सब कुछ किया। और मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन एक तीनों थे बच्चे, उनके साथ इतना समय बिताया, इतना मजा आया। आई एंजॉयड सो मच माय होल टाइम। एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड लॉट ऑफ help to many people, that also gave me a lovely feeling। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लोग मुझे फोन करते थे, चारों ऑल ओवर इंडिया से फोन आता था, और मैं हर क्षेत्र के जो भी हम वहाँ के हमारे एमपी हैं उन सब से मैंने बात किया और सारा काम उनसे लोग पब्लिक के लिए करवाया। सो दे आर ऑल वेरी थैंकफुल टू मी। सम पीपल और अब्रॉड ऑल्सो, उनके भी मदद किया था। आप उत्तर प्रदेश में सांसद हैं 2014 से। 2014 से 2021 कौन से ऐसे काम हुए हैं जहां से आपको लगता है लोगों के निजी जिंदगी में शिक्षा हो या सुरक्षा हो या उनको आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान रहा है? पहले तो योगदान जो दिया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी वजह से इतना कुछ परिवर्तन आया है पूरे हिंदुस्तान में। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो योगी जी की वजह से। जो पहले इतना दंगा फसाद कुछ ना कुछ ये हो गया, महिलाओं के साथ अत्याचार ये सब जो होता था, अभी इतना नहीं है जी, कम काफी हुआ है। और बहुत अच्छी तरह से हमारे योगी जी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं जी। तो एंड देन उन लोगों का जो भी पॉलिसीज है उनके हिसाब से हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो काम करते हैं वो हम परिवर्तन लाने की फुल तरह से हम लोग कोशिश करके कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं सब लोग। इतना स्किल डेवलपमेंट में कितने लोग आ रहे हैं आगे। तो मैंने भी जो गोद लिया है वो गांव है रावल, वहां पे भी कितने लोग अच्छे काम कर रहे हैं अभी। 2003 में आप सक्रिय रूप से राजनीति में आए, 2004 में आप राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बाद लोकसभा 2014 और 2019। तो आपको लगता है कौन सा ऐसा एक ऐतिहासिक मोमेंट है आपके लिए पर्सनली जहां आपने कुछ भाषण किया हो संसद में, जहां आपने कुछ किया जहां आपको लगता है नहीं इससे मैंने फर्क किया या फर्क दिखाया? मैं जो भी भाषण दिया है पार्लियामेंट में, इट इज ऑल रिगार्डिंग माय कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो जरूरतें हैं, जो चाहिए, क्योंकि इट इज कृष्ण जन्मभूमि है, इट्स ए टूरिस्ट सेंटर, रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर होने के नाते उधर बहुत कुछ होना चाहिए, इसी के बारे में मैं कहती रही हूँ। इसके अलावा भी जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उन सबको भी मैंने उठाया। सो आई एम वेरी हैप्पी, वॉट एवर आई कैन डू, आई एम डूइंग माई बेस्ट। आपका पहला अनुभव पार्लियामेंट में कैसा रहा? बहुत घबराई हुई थी मैं, क्योंकि आई थिंक दैट्स डे मेरा बर्थडे था। उन दिनों में मुझे आकर यहाँ पर साइन करना था और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। And it was Sushma Swaraj ji, she was ready with the thing and then she said, come on, इधर साइन करो तुम। So वो सब करने के बाद I was very thankful to her. She's wonderful lady. मुझे बहुत ही पसंद है सुषमा जी। उसके बाद पार्लियामेंट में जब आना था तो देखा राज्यसभा को, तो बहुत थोड़ा टेंशन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों ने इतना मुझे समर्थन दिया। दे वर वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ मिलते थे। तो एंड देन एक दो लोग मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता तो आके वहाँ ललित भाई करके थे, वो हमेशा आकर बताते थे आप महिलाओं के ऊपर ये सब बोलो करके, ये लिख के देते थे, ये बोलो ये बोलो। सो आई जस्ट स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। और मुझे और भी बहुत अच्छा लगता था जब अरुण जी और बहुत और विपक्ष के भी लोग जो जितने भाषण देते थे वो सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता। इतने अच्छा ये लोग बोलते हैं, सुषमा जी कितना अच्छा बोलते हैं। सो आई जस्ट सिट एंड लिसन टू देम बिकॉज़ उसी में मुझे अच्छा लगता। तो वो महिला, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं, और खास तौर से मथुरा के जो युवा, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, अपने आप में आप शक्तिशाली हैं एंड आप बता सकते हैं लोगों को, और अपने पूरे मोहल्ले में, अपने घर में यू कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बनाओ
और आगे बढ़ते जाना, काम करते जाना, काम को कभी रोकने का नहीं महिलाओं को। लेकिन इस वक्त मालूम है आप लोगों को पानी की समस्या कहीं कहीं अभी काफ़ी जगह में सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने, और बहुत सारे जगह में अभी भी बाकी है। तो वाटर टैंक लगवाना, ये करना, वो सारा काम मैं करवा रही हूँ, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के सरकार से भी काफ़ी धन आना पड़ता है, उसके हिसाब से कभी समय लग जाता है लेकिन काम हो जाता है आप लोगों का। मैं करती हूँ महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि आप लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, निर्भीक बने, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ेगी, कोई और आकर आपको हेल्प नहीं करेगा। ऐसा आप सोचकर चलिए, और अपनी बेटियों को भी, बच्चियों को भी ऐसे ही सिखाइए कि वो आगे फुल स्ट्रांग रहे और हिम्मत के साथ आगे बढ़े। महिला सांसद हेमा मालिनी जी, जिनकी कहानी बहुत सारे महिलाओं को एक प्रेरणा देती है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनकी कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल।
अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल। साथी चल, ला 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 ला, 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 हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हो हो, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला 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 ला,
तो सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना और जैसा कि इसमें कहा गया भाई साथी चल, तो वही अब हम भी हमारे साथी से कह रहे हैं कि भाई आगे चलो। भाई लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है बड़ी सी उलझन सी बात है कि हवा के संग संग चला जाए कि मन के साथ साथ चला जाए। थोड़ा थोड़ा दोनों के साथ चलते हैं। हवा के साथ चलने का अपना मजा है, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए चलेंगे तो मन भी हमारे साथ हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। मन खुश रहेगा तो जाहिर है कि हमारी जो सेहतमंद चीजें जो हम लेते हैं वो पूरी तरह से अपनी ताकत हमें देंगी, है ना। बिल्कुल रेणु जी, जब सेहत की बात आती है तो क्या है आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है, काम करने का तरीका बदल गया है कि पूरा टाइम आपके सामने या तो मोबाइल हाथ में रहता है या कंप्यूटर रहता है या लैपटॉप रहता है, उसकी रेज आपके शरीर पर गिरती रहती है। और इन सब के बीच भोजन बनाने का वक्त या फिर न्यूट्रिशन संबंधित जो बातें हैं, पोषण से संबंधित, उसके बारे में सोचने का शायद हमें वक्त ही नहीं मिलता है। बस सोचते हैं कि भूख बहुत जोर से लगी है, जैसे तैसे कुछ भी खा लें, पेट भर जाए तो फिर से काम पर लग जाए। ये हमारा एक तरीका होता है और उसी के चलते हम क्या करते हैं, भाई बाहर से ये मंगवा लिया, वो मंगवा लिया, खा लो, चलो और फिर आगे काम पर लग जाओ। लेकिन इन सब की वजह से हुआ यह है कि शरीर में पोषण की कमी होने लग गई है। और जब पोषण की कमी होती है तो वो विभिन्न रूपों में हमें नजर आने लगती है। या तो शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, या त्वचा में कुछ गड़बड़ी आने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, या कमजोरी बहुत महसूस होने लग जाती है। तो फिर हम सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं किसी ने कह दिया अरे मल्टीविटामिन की टेबलेट ले लो, हो जाएगा। हाथ पैर दर्द, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की टेबलेट ले लो, हो जाएगा। और इस तरह से हम अपने मर्जी से खाने लगते हैं बिना ये बात पता किए कि भाई ये लेना, इस चीज की वाकई में हमारे शरीर में कमी है या नहीं है। और एक बार अगर हमने शुरू किया है तो इसे कितने लंबे समय तक लेना है इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है। बस हम शुरू कर देते हैं और यहीं पर जो है ये हमारी सेहत के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम होता है। हो सकता है कि वो हमारे में अधिक भी हो। कभी कभी आपका हीमोग्लोबिन सही है लेकिन हम आयरन की खुद ही लेने लग रहे हैं खुराक। वैसे तो कोशिश यही करें मंजू की जो हमारे प्राकृतिक रूप से मिलती है चीजें, सिर्फ उन्हीं का सेवन करें तो बेहतर है। हालांकि सेहत से खिलवाड़ की बात में हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि सेहत से खिलवाड़ न करें। सेहत से खिलवाड़ कई प्रकार की होती है। जैसे एक तो अनजाने में लोग सेहत पर ध्यान नहीं देते, जिससे बीमारी असाध्य हो जाती है। और दूसरी बात, कुछ लोग जानबूझकर किसी भी बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, जैसे शुगर, बीपी। जो सावधानी बरतनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दो बीमारियां जो हैं ये प्रवेश द्वार हैं। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिनके कारण आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हड्डियों का गलना, शरीर कमजोर हो जाना, बीपी के कारण भी हार्ट की समस्या उत्पन्न होती है, आपको अचानक अटैक आ सकता है, चक्कर, ये सारी चीजें आपने लिखी हैं। और ये भी लिखा है कि याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। पर जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देते, ऐसे लोग सेहत से खिलवाड़ करते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं वो यही है कि जैसे कि हमारी क्या चीज की कमी है और कितनी कम है, ये देखते हुए ही करें। और जब थोड़े दिन आप इलाज कर लें, कोई अगर आप उसके लिए हो सकता है कभी कभी आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं, तो भी बिना चिकित्सक की सलाह के न लें तो बेहतर है। बिल्कुल, सप्लीमेंट की जो जरूरत होती है वो किसमें कितनी जरूरत है ये डॉक्टर ही तय कर पाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो सप्लीमेंट की जहां तक बात है या खुराक की जहां तक बात है, तो इसके लिए पूरा एक विस्तृत एक विषय बनाया गया है जिसे हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, डाइटिशियन कहते हैं। वो पूरे 5 साल की पढ़ाई करते हैं इसमें और उसके बाद वो इसके विशेषज्ञ बनते हैं। यहाँ तक कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, क्या उसकी उम्र है,
क्या उसकी अवस्था है, इस आधार पर, और उसके बाद जब वो उसके खून की जांच करते हैं, खून की जांच के हिसाब से वो पता करते हैं कि भाई इसके शरीर में इस चीज की कमी हो रही है, तो इसके लिए इसे इस चीज की आवश्यकता है, ये अब हमें देना पड़ेगा। लेकिन केवल देना पड़ेगा इससे भी बात नहीं बनेगी, कितने समय तक देना है ये भी वो तय करते हैं। यानी ये इतना विस्तृत विषय है कि एक जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो एक अलग काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो अलग काम करते हैं। यानी जब इतना बड़ा विषय है लेकिन हम इसे इतना मामूली लेते हैं कि खुद ही समझ लेते हैं कि भाई हमारे शरीर में तो विटामिन ए की कमी है क्योंकि आंखें थोड़ी कमजोर हो रही, और हमने पढ़ा है कि इसको हम मामूली नहीं लेते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। ये बात समझो ना तो और वैसे भी ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हम अगर किसी खिलाड़ी की बात करें या सामान्य तौर पर किसी कंप्यूटर पर बैठकर काम करने वाले की, यानी कोई बहुत शारीरिक श्रम, इसीलिए तो अगर सामान्य तौर पर जो बनाया गया है कि किसको कितनी मात्रा लेनी है, वो 3 तरीके के बनाए गए हैं कि एक सामान्य काम करने वाले, एक थोड़ा अधिक काम करने वाले और एक ज्यादा श्रम करने वाले। उन तीनों का अलग अलग कितनी जरूरत है मात्रा तय की गई है, तो वो आधार बिल्कुल अलग है, वो सामान्य है बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो जैसे तुम कह रही हो बिल्कुल सही है कि एक अलग पूरा अपने आप में विस्तृत विषय है कि किसको सच में मतलब एकदम सही जो माप है वो सिर्फ और सिर्फ चिकित्सक बता सकते हैं। और इसमें एक बात और है मंजू कि ये जो तुमने कहा ना कि खून की जांच के बाद अक्सर हम सोचते हैं कि ये खून की जांच क्यों जरूरी है, अरे हमें पता है ना कि हमें कमजोरी आ रही है, हम ले सकते हैं। तो सच बात है कि हम अक्सर कुछ नई चीजों को एकदम से नकार देते हैं कि हम जांच नहीं करवाएंगे, और ये क्या हर बार जांच करवाते हैं डॉक्टर। तो ऐसा मत सोचिए, हमें जरूरत होगी इसीलिए करवा रहे हैं, और तभी हमें पता लग पाता है कि हमें किस चीज की कितनी जरूरत है। और जो अधूरा ज्ञान होता है वो भी हमारे लिए घातक होता है। हम ये तो हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में कमी है, लेकिन किस चीज की और कितनी कमी और कितने समय में इसकी पूर्ति हो जाएगी इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। और कई बार तो हमने देखा कि कुछ लड़कियां जो है जैसे स्किन को थोड़ा सा ग्लो लाना होता है, चमक लाने की आवश्यकता होती है, या बालों में थोड़ी चमक की आवश्यकता होती है, तो वो विटामिन ई की गोलियां खाने लगती है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि विटामिन ई के अंदर जो लिक्विड होता है उसको भी वो स्किन पे लगा करके अपनी चमक को बढ़ाने के बारे में सोचती है। चमकती है कि नहीं इसके लिए पहले बताओ। अब रेणु जी मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ लड़कियों के मुंह से ये बात सुनी जरूर है कि भाई कई कुछ महिलाएं ये कहते हुए पाई गई है कि भाई विटामिन ई ले लो, उससे एकदम चेहरे में बिल्कुल चमक आ जाती है और बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो भाई लेकिन हमें लगता है कि आप ऐसे लोगों से मिले जो ये बताएं कि अंकुरित जो चीजें हैं, मूंग की दाल हो चाहे जो भी अंकुरित अनाज है, उसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अच्छी खासी हो जाती है, उसका सेवन करें। तो भाई ऐसे लोगों के संग रहिए ना। बिल्कुल। और सप्लीमेंट की बजाय जो खान पान की जो चीजें हैं उससे अगर इन चीजों की पूर्ति की जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। कई बार लोग जो है प्रोटीन की पूर्ति के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट लेने लग जाते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल भी मिले होते हैं, तो इसकी वजह से वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए प्रोटीन के लिए भी आप दाल ज्यादा खाइए, सोयाबीन खा सकते हैं, दूध दही और पनीर इनका इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक चीजों से, खान पान की चीजों से अगर आप इनकी पूर्ति करेंगे तो सेहत खराब होने की संभावनाएं न के बराबर होगी। बिल्कुल। और जरूर ये बात जरूर है कि अगर मात्रा नियमित मतलब संतुलित मात्रा आपकी कम हो, बहुत ज्यादा कम होगी तो आप सप्लीमेंट ले, फिर वही बात आती है चिकित्सक बताएंगे। लेकिन ये जो हम भोज्य पदार्थ से बता रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत धीरे धीरे शनह शनह जो है इसकी मात्रा जो है शरीर में बनती है, लेकिन वो अच्छी होती है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो बेहतर है कि अगर थोड़ी बहुत कम है तो आप खाने से पूर्ति करें। और फिलहाल हम काम को मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा डरा रही हो मंजू, गाना सुना दो तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, गाना हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि जहां तक सप्लीमेंट की बात है तो लोग ये सोच रहे होंगे भाई अगर सब कुछ प्राकृतिक चीजों से हो जाएगा तो इन सप्लीमेंट की जरूरत क्या है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है किसी व्यक्ति के साथ में, तब इन सप्लीमेंट का उपयोग डॉक्टर की सलाह से हम जरूर कर सकते हैं। वो बताएंगे हमें, जैसे कोई गर्भवती महिला है उस समय उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है लेकिन वो पूर्ति उसके खान पान से नहीं हो पा रही है, तब वो देंगे। या फिर और कोई जैसे मरीज बहुत कमजोर है, उस समय वो बहुत खाने पीने की स्थिति में नहीं है, तब शायद डॉक्टर इस बात की सलाह दें, और जब डॉक्टर सलाह दें तो आप जरूर लीजिए इन चीजों को। और अब हम आपको जरूर एक गाना सुनवाते हैं। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है,
मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैं तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। कभी दिल की राहों में फैले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। घरोंदा फिल्म का ये गाना रेणु जी रूना लैला की आवाज में हमने सुना, और सभी का घरोंदा इसी तरह लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की वजह से एकदम चमकता धमकता रहे, खुश रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। तो अनुमति दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली